नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त रूप सिंह राणा। आज मैं आपके सामने एक साइंस का टॉपिक लेके आया हूँ, विज्ञान। हम आज विज्ञान का एक इंट्रोडक्शन करते हैं, विज्ञान का एक परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन किसका? विज्ञान का। विज्ञान के बारे में जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के क्या क्या स्रोत हैं, विज्ञान जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर विज्ञान के क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम उन सभी बातों पे आज ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखो, पहली बात आती है कि विज्ञान, मैंने एक शब्द लिखा विज्ञान, जिसको साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। मैंने लिखा विज्ञान, और विज्ञान को साइंस कहा जाता है। इंग्लिश में अंदर हम इसको साइंस कहेंगे। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो विज्ञान शब्द है, ये विज्ञान शब्द किस भाषा का है, अगर पूछ लिया जाए कि विज्ञान शब्द किस भाषा का है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि बताओ विज्ञान शब्द किस भाषा का है, तो विज्ञान शब्द में आपको ऑप्शन दूंगा। नंबर 1 अंग्रेजी भाषा, नंबर 2 ग्रीक भाषा, नंबर 3 हिंदी भाषा, नंबर 4 लैटिन भाषा। तो मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया कि बताओ विज्ञान शब्द है किस भाषा का है, तो अंग्रेजी भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, हिंदी भाषा का है, या लैटिन भाषा का है। तो जो विज्ञान शब्द है ये हिंदी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ साइंस की, तो जो साइंस शब्द है ये एक लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा का एक शब्द है, उस शब्द का नाम है सेंकेंटिया, और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। यानी संकेतिया नामक शब्द से साइंस बनता है, और ये जो संकेतिया शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया हुआ है और इससे बनता है साइंस। यानी इन दोनों का अगर अर्थ देखिए तो एक ही बात है, ज्ञान या जानना। ठीक है ना, ज्ञान या जानना अर्थ एक ही होता है। लेकिन ये लैटिन भाषा के एक शब्द है संकेतिया, जिससे साइंस बनता है, और विज्ञान हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस की परिभाषा क्या हो गई। तो साइंस की परिभाषा हम क्या करेंगे कि प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्या कहेंगे? तो प्रकृति की सुव्यवस्थित ज्ञान को, यानी प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तु होती हैं उस वस्तुओं का जो सुव्यवस्थित ज्ञान होता है उसको ही विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की जो जितनी भी घटना होती हैं, उन घटनाओं के बारे में अगर हम जो अध्ययन करते हैं उसी को ही विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो विज्ञान, अब देखो हमारे जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर हम केवल बेसिक रूप से पढ़े रहे हैं, बेसिक रूप से चलेंगे। ठीक है ना। तो साइंस जो शब्द है, यानी जो साइंस है, इसको मैं 3 पार्टों में विभाजित करता हूं। अक्सर आप सभी को पता है कि विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, और तीनों भागों में विभाजित करने के बाद में अलग अलग से उनको पढ़ा जाता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर जितनी विज्ञान आती है उनमें से सर्वाधिक विज्ञान आती है वो जीव विज्ञान से, यानी बायोलॉजी बोलते हैं उनको। बायोलॉजी से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में फिजिक्स से, और उसके बाद में केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो हम आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो नंबर, यानी 3 शाखा हो गई। नंबर 1 पहले को बायोलॉजी कहेंगे, यानी इसको कहेंगे जीव विज्ञान। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। उसके बाद में आती है केमिस्ट्री, और उसके बाद में आती है फिजिक्स। केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी
ये हो गया रसायन विज्ञान, ये क्या हो गया रसायन विज्ञान, और ये हो गया भौतिक विज्ञान, यानी ये हो गया रसायन विज्ञान और ये हो गया भौतिक विज्ञान। यानी जीव विज्ञान क्या होगा, जीव विज्ञान के अंदर हम लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी सजीवों के बारे में और निर्जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकृति के अंदर जितने भी जो सजीव हैं, लिविंग्स हैं, जितने भी जो लिविंग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो निर्जीव हैं यानी नॉन लिविंग्स, जो नॉन लिविंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। रासायन विज्ञान क्या होता है, तो रासायन विज्ञान के अंदर हम तत्व, धातु, मिश्र धातु, उप धातु, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर बेसिक रूप से बोले तो ये भी जो निर्जीव होते हैं ना, उनका अध्ययन इसी के अंदर होता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान इसमें क्या हो गया, हम इसी में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गति क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, समय क्या होता है, इस प्रकार की जो जानकारी है हम भौतिक विज्ञान से संबंधित लेंगे। जो अंतरिक्ष में जो अपनी घटनाएं होती हैं, अंतरिक्ष के अंदर जो उपग्रह और जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, हम उनको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, विज्ञान। और अब देखते हैं कि जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, तो हम सबसे पहले बायोलॉजी जो पार्ट है, बेसिक रूप से हम सिर्फ बायोलॉजी पार्ट को ही चुनते हैं। तो हेडिंग डाल के लिखिएगा बायोलॉजी के बारे में। आज हम थोड़ा पढ़ते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी से क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन को हमसे पूछा जाता है, तो पहले लिखेंगे बायोलॉजी, यानी इसको कहेंगे जीव विज्ञान। अब बात आती है, जो बायोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक तो होता है बायो और दूसरा होता है लॉजी, यानी दो टर्म हो गए। पहला टर्म क्या है बायो, दूसरा टर्म क्या है लॉजी। तो ये दो टर्म से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है लिविंग, इसका अर्थ क्या होता है लिविंग यानी सजीव। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी मतलब इसका मतलब होता है अध्ययन, और ये होता है सजीव। तो प्रकृति के अंदर सजीवों के जो अध्ययन किया जाता है उसी को ही हम बायोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, उसी को हम बायोलॉजी कहेंगे। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बायोलॉजी शब्द है, जो बायोलॉजी शब्द है ये किस भाषा का है, तो बायोलॉजी शब्द किस भाषा का है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा, यानी बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है। हुआ क्या, इसका जो बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया था ना, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, तो सर्वप्रथम जब किया गया था वो था सन 1801, यानी 1801 में दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था लेमार्क, जो कहाँ का था, फ्रांस का था, और एक था ट्रिवीरेनस, ठीक है ना, ये जर्मनी का वैज्ञानिक था। इन दोनों ने ग्रीक भाषा यानी सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसका, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क फ्रांस और ट्रिवीरेनस जो जर्मनी का एक वैज्ञानिक है, इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। जो बायोलॉजी शब्द किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। अब हम बात करते हैं जो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान के अंदर बायोलॉजी की कितनी ब्रांचें हैं, यानी तो ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो जीव विज्ञान की वर्तमान के अंदर 55 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है, 55 ब्रांच है। और इन 55 ब्रांचों में जो मुख्य ब्रांच है, नंबर 2 मुख्य ब्रांच है जिनको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। नंबर एक का नाम है जूलॉजी और एक का नाम है बॉटनी, यानी एक का नाम है जूलॉजी और एक का नाम है बॉटनी। यानी जूलॉजी का मतलब क्या हो गया,
जंतु विज्ञान, और बॉटनी का मतलब हो गया वनस्पति विज्ञान। ठीक है ना, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान हो गया। तो जूलॉजी और बॉटनी ये बायोलॉजी की जो 55 ब्रांच है, उन 55 ब्रांचों में जो दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ब्रांच हैं, एक तो जूलॉजी और एक बॉटनी, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी। अब इसके बारे में आगे हम अध्ययन करते हैं कि बॉटनी क्या होती है, जूलॉजी क्या होती है, और जूलॉजी में जंतु विज्ञान का अध्ययन और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये सब बातें आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, बायो की जो दो मेन ब्रांच होती है, बायोलॉजी, और इनकी दो मेन ब्रांच, एक का नाम है जूलॉजी और एक का नाम है बॉटनी। यानी जूलॉजी और बॉटनी कहें तो इसको जंतु विज्ञान कहा जाता है और इसको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान यानी जंतु के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है, और पादप वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। अब देखो, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एक वैज्ञानिक था अरिस्टोटल, जिसको अरिस्टोटल यानी जंतु विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरिस्टोटल, इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखा जाता है। अरस्तु को माना जाता है जंतु विज्ञान को। तो भी अरस्तु को ही क्यों माना जाता है जंतु विज्ञान को? तो अरस्तु की एक बुक है हिस्टोरिया ऑफ एनिमल्स। तो हिस्टोरिया ऑफ एनिमल्स ये बुक किसकी है? अरिस्टोटल यानी अरस्तु की है। इस बुक में इन्होंने 500 से अधिक जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था। 500 से अधिक जीव जंतुओं के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। किन्होंने किया था? अरिस्टोटल ने किया था, अरस्तु ने किया था। किसका अध्ययन किया था? तो 500 से अधिक जीव जंतुओं का। हिस्टोरी ऑफ एनिमल्स नामक एक बुक थी इसकी। इस बुक के अंदर इन्होंने जीव जंतुओं का अध्ययन किया। इस कारण से इसको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जंतु विज्ञान किसकी शाखा है? बायोलॉजी यानी इसको। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं हम वनस्पति विज्ञान की। तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है ये इसको थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। इसको जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी ये क्या हो गया? प्लांट्स यानी प्लांट्स। देखो, वनस्पति को पादपों को प्लांट्स कहा जाता है और जंतुओं को एनिमल्स कहा जाता है। एनिमल्स, ठीक है ना, इनको एनिमल्स कहा जाता है और इनको प्लांट्स कहा जाता है यानी पादपों का अध्ययन, ठीक है ना। तो इसकी भी एक जो बुक थी हिस्टोरिया ऑफ प्लांट्स नामक एक बुक थी। और इन्होंने भी 500 से अधिक पादपों पर
रिसर्च किया था, अध्ययन किया था। इस कारण से इसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक अरिस्टोटल या अरस्तु को माना जाता है। तो ये इसका कुछ बेसिक है। अब देखो, हम सबसे पहले जूलॉजी पढ़ते हैं और जूलॉजी के अंदर यानी जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद में बॉटनी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, बेसिक रूप से चलना है, धीरे धीरे चलना है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है उन्हीं को हम देखते हैं कि किस प्रकार एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन देता है और हम वहाँ जाके गलत करके आते हैं। तो आज हम जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ रहे हैं, 2-3 वीडियो में हम केवल बेसिक पढ़ेंगे और कई बार बेसिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं। जूलॉजी और जूलॉजी जंतु विज्ञान, और इसके अंदर आज हम सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे? तो इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे रुधिर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रुधिर के बारे में, यानी जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं ब्लड, यानी रुधिर, रक्त भी कहा जाता है, ठीक है ना। ब्लड, रुधिर और रक्त सर्वाधिक क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, रुधिर से पूछे जाते हैं। तो पहली बात सीधा ही अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि जो रुधिर है, यानी अगर डायरेक्ट आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि रुधिर सर्वाधिक रुधिर किसमें पाया जाता है, यानी नर में पाया जाता है या मादा में पाया जाता है? तो आप मुझे बताइएगा कि सर्वाधिक रुधिर किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि जो ब्लड है ये किस का अंग माना जाता है, तो रुधिर को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। परिसंचरण अंग कहा जाता है। रुधिर को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, परिसंचरण अंग कहा जाता है। और रुधिर, अब देखो सिस्टम, अगर आपको पता है तो सिस्टम, और सिस्टम के अनुसार हम पहले सिस्टम देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम के अंदर देखो रुधिर पढ़ रहे हैं, रुधिर को छोड़ो, अगर हम सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सिस्टम में देखो एक सेल यानी कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण कैसे होगा? तो कोशिका का निर्माण अंडे के अंदर फर्टिलाइजेशन से होगा। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? निषेचन, यानी अंडे के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, निषेचन क्रिया से कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका मतलब एक सेल का निर्माण होता है। अब देखो एक ऐसी सेल है, ठीक है ना, सेल डिवीजन होता है, ऐसे सेल डिवीजन होया और इससे अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण, यानी जैसे डिवीजन होता है, जैसे जैसे सेल डिवीजन होता जाता है कोशिकाएं बढ़ती जाती है। तो सेल, और सेल से किसका निर्माण होता है? बहुत सारी सेलें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो बहुत सी अनेक सी सेल मिलके एक टिश्यू का निर्माण करती है। टिश्यूज का मतलब होता है ऊतक, यानी सेल किनका निर्माण करती हैं? तो बहुत सी कोशिकाएं मिलके एक ऊतक का निर्माण करती हैं, एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, और बहुत सी टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन बोले तो अंग, ठीक है ना, और ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है, इन बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिलके, बहुत से अंग मिलकर एक
ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं, ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं, मानव शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो मानव शरीर का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं मानव शरीर का निर्माण? तो ऑर्गन, यानी पहले क्या होता है, पहले सेल बनती है, सेल के बाद में टिश्यू बनते हैं और बहुत से टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सब मिलकर क्या करते हैं? एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं। अब देखो, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य के अंदर कितना रुधिर पाया जाता है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के अंदर जो नर होता है उसमें 5 से 6% रुधिर पाया जाता है और जो मादा होती है उसमें 4 से 5% रुधिर पाया जाता है। अब देखो क्यों पाया जाता है और किसका पाया जाता है? तो जो मानव शरीर है, यानी जो मानव शरीर है, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, उसके कुल वजन का 7% रुधिर होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जितना हमारा वजन है उस वजन के अनुरूप, यानी वजन के 7%, वजन के 7%, कुल वजन के 7% रुधिर पाया जाता है। बाकी ऑर्गन से यानी अंगों से, अंगों का वजन होता है। लेकिन अगर बात करें रुधिर की तो 7% रुधिर होता है हमारे वजन का, कुल वजन का 7%। अब देखो मादाओं में कम क्यों होता है, यानी लड़कियों में कम कैसे भी? कौन बताएगा कि लड़कियों में रुधिर 4 से 5% होता है? तो ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण है? अब देखो, रुधिर के अंदर एक सिस्टम होता है, रुधिर थोड़ा मैं मिटा देता हूं। अरे रुधिर के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले मैं बता देता हूं, रुधिर के अध्ययन को, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि रुधिर के अध्ययन को कहा जाता है, तो हेमाटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। तो रुधिर के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। अगर रुधिर का जो अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन के लिए, यानी जो स्पेशलिस्ट होता है, रुधिर का जो स्पेशलिस्ट होता है, जो डॉक्टर होता है, उसको हम कहेंगे हेमाटोलॉजिस्ट। तो रुधिर का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम हेमाटोलॉजिस्ट कहेंगे और रुधिर का जो अध्ययन कहलाता है वो हेमाटोलॉजी कहलाता है। अब देखो क्या बता रहा था मैं आपको कि रुधिर लड़कों में अधिक होता है, लड़कियों में कम क्यों होता है? इसका एक कारण है। उससे पहले रुधिर का कार्य क्या होता है? देखो रुधिर और रुधिर के अंदर क्या क्या होता है? तो एक ब्लड के अंदर, एक रुधिर के अंदर क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सर्वाधिक यानी ऑक्सीजन रुधिर के अंदर पाया जाता है। रुधिर के अंदर H2O जल भी पाया जाता है। रुधिर के अंदर मिनरल्स का मतलब होता है खनिज तत्व, खनिज भी पाए जाते हैं, ठीक है। रुधिर के अंदर खनिज भी पाया जाता है और रुधिर के अंदर यूरिन भी शामिल होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, खनिज तत्व है और यूरिन, ये सभी रुधिर में मिले होते हैं। और रुधिर क्या करता है? रुधिर का काम होता है हमारे शरीर को O2 गैस यानी O2 ऑक्सीजन प्रदान करता है। रुधिर यानी जैसे मान लीजिए कि
हमारे शरीर को प्रत्येक पार्ट के अंदर अलग अलग, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, किसी को मिनरल्स चाहिए, ठीक है, किसी को जल चाहिए। तो उन सभी ऑर्गन सिस्टम को देने का जो काम करता है वो रुधिर करता है, ब्लड करता है। अब देखते हैं कि लड़कियों में कम क्यों होता है। तो देखो हमारे रुधिर के अंदर एक तो होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स, यानी 3 कोशिकाएं रुधिर के अंदर पाई जाती हैं, जिसको आरबीसी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी कहा जाता है और प्लेटलेट्स यानी लाल रुधिर कोशिका भी कहा जाता है, व्हाइट यानी श्वेत रक्त कणिका भी कहा जाता है, कोशिका भी कहा जाता है, और प्लेटलेट्स यानी रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी पुरुषों में सर्वाधिक होती है और इनको मिलियन में, ये मिलियन में होती है, ये हजारों में होती है और ये लाखों में होती है। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में लाखों की संख्या में पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में हजारों की संख्या में पाई जाती है, आरबीसी हमारे शरीर में मिलियंस में पाई जाती है। तो पुरुषों में सर्वाधिक आरबीसी होती है और महिलाओं में आरबीसी की संख्या कम होती है। इस कारण से महिलाओं का वजन, महिलाओं का जो वजन है वो भी कम होता है, और महिलाओं में रुधिर का कम होने का कारण है वो है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी महिलाओं में कम पाई जाती है और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम होती है, और महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आरबीसी अधिक होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम आरबीसी पढ़ेंगे। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल और का निर्माण कहाँ होता है, और रुधिर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो समझ में आया है उसको बताइएगा कमेंट करके जरूर। जय हिंद, जय भारत।